मैंने 2024 का प्रीलिम्स एक अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं दिया था एंड आई मिस्ड इट वेरी बैडली। मेरे बहुत ख़राब स्कोर आया था 2024 के प्रीलिम्स का। एग्जैक्ट 1 साल पहले मेरे को अपनी लाइफ बहुत ख़राब लगती थी कि अब मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकती हूँ। यूपीएससी एक माया जाल लगता था कि अब इसमें फंस गए हैं। तो मैं कुछ कोचिंग इंडस्ट्री में मेंटोर की जॉब ढूंढ रही थी, बट लकीली मुझे प्रतिभा सेतु के माध्यम से एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल 10 जॉब ऑफर हुई और वही मेरा प्लान भी बन गया था। और जैसे ही एग्ज़ाम आया, यूपीएससी का मेंस आया, मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जब एक मेंस के 2 दिन पहले मैं एकदम ही बेड पे लेट गई थी कि अब मेरे से नहीं होगा। उसके बाद एसए का पेपर था जिस दिन, मेरे को थोड़ा डिजीनेस फील हुआ, थोड़ा चक्कर जैसा फील हुआ। तो मैंने तुरंत उस समय इलेक्ट्रॉल में साथ में लेके गई थी। इलेक्ट्रॉल लिया, कुछ पेन किलर मेडिसिन ली और मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। फिर एसए के पेपर के आने के बाद अगेन ड्रिप्स चढ़ी थी। फिर नेक्स्ट डे फिर GS 1, 2 दोनों था। तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये वाला मेंस तो अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट्स टू मच ऑन माई बॉडी। अगर आप मेरी बात करें तो आज आई एम ऑल इंडिया रैंक 22 इन यूपीएससी CSE एग्जामिनेशन, बट आई वॉज ऑल्सो वेरी डिप्रेस्ड एंड एट द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, जब मुझे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है एंड नथिंग कैन बी डन नाउ। In the latest UPSC result 2025, top 10 out of top 10 are from various courses of Vajram and Ravi, with All India Rank 1 Anuj Agnihotri and many more. For over a decade, the All India Rank 1 has emerged from this very ecosystem. A journey powered by 50 plus years of legacy. Join the GS Foundation program. Inquire now. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गीतिका अरोड़ा और आज टीकेटी संडे सक्सेस स्टोरी में मैं अपनी कहानी बताऊंगी कि किस तरीके से 2025 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने AIR 22 सिक्योर की है। तो मेरी जर्नी कॉलेज टाइम पे स्टार्ट हुई थी। व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज करूँगी। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं चार्टेड अकाउंटेंसी करूँ, मैं एक CA बनूँ। लेकिन आई वाज लाइक कि काफ़ी लोग कर रहे हैं तो मैं कुछ यूनिक करना चाहती हूँ। तो उस समय वो एज ऐसी थी, तो मैंने चुना कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँ। मुझे लग रहा था एक कुछ यूनिक चीज़ है, लेकिन जब मैं इस समंदर में आई तो पता लगा और ज़्यादा लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। बट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। तो व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। वाजीराम एंड रवि में मैंने फाउंडेशन कोर्स में एनरोल किया, पर वो कंप्लीट नहीं हो पाया था ड्यू टू कोविड। तो मैं घर वापस आई और मैंने घर से ही जो कोचिंग में पढ़ाया था एंड मोर स्टैंडर्ड बुक्स मैंने रीड करी। उसके बाद 2022 में मेरा पहला प्रीलिम्स था और मैं अभी भी ये बोलूँगी वो मेरा बेस्ट प्रीलिम्स था, बेस्ट अटेम्प्ट था। मैंने पूरी मेहनत से दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। 8 नंबर से मेरा GS रह गया था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने दोबारा से मेंस की तैयारी की 2023 के प्रीलिम्स आने से पहले, और मैंने 2023 का प्रीलिम्स बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ दिया। मेरे हिसाब से अब तक का टफेस्ट प्रीलिम्स था। जब मैं प्रीलिम्स दे के आ रही थी तो आई क्राइड एट मेट्रो स्टेशन की दोबारा से क्लियर नहीं होगा, बट लकीली जब रिज़ल्ट आया 10-12 दिन बाद आई क्लियर्ड इट बाय मोर देन 12 मार्क्स। मेरा 23 का प्रीलिम्स हुआ, मैंने मेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से किया और मैंने 2023 का मेंस भी क्लियर किया, जिसमें मार्क्स भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू मेरा विद इन फ्यू डेज शेड्यूल था। इट वॉज ऑन 3rd of January वॉज द डेट, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थी और अनफॉर्चुनेटली अगेन आई फ्लंक्ड बैडली। मेरा 12 मार्क्स से इंटरव्यू रह गया, फाइनल जो रिज़ल्ट होता है सिविल सर्विसेज का। उसके बाद सिर्फ 1.5 महीना बचा था दोबारा से प्रीलिम्स 2024 के, और मैंने 2024 का प्रीलिम्स एक अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं दिया था एंड आई मिस्ड इट वेरी बैडली। मेरे बहुत ख़राब स्कोर आया था 2024 के प्रीलिम्स का। जो ईजीएस्ट क्वेश्चंस भी थे वो मैंने रॉन्ग मार्क किए थे। उसके बाद ही मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट फेज था कि कहाँ मैंने अभी इंटरव्यू दिया था और अब मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ है। उस समय मैंने सोचा कि तैयारी छोड़ देती हूँ, बट मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स ने मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया। मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने बोला कि नहीं, आप इतने आगे आए हो इस जर्नी में, आप और अच्छा कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा धैर्य रखा। उस समय मैंने अपने सर्वाइवल के लिए दिल्ली में कुछ कॉपी इवैल्यूएशन का काम किया था कुछ इंस्टीट्यूट में, जिससे मैं थोड़ी मोटिवेटेड रही थी कि मैं यहाँ सर्वाइव कर सकती हूँ। उसके बाद मेरी लाइफ के कुछ पॉजिटिव फेजेस शुरू हुए। मैंने CAPF का एक एग्ज़ाम दिया था, मेरा वो क्लियर हुआ, ऑल्दो मैं फिज़िकल के लिए अपेयर नहीं हुई थी। उसके बाद UP PCS का प्रीलिम्स मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था अपनी लाइफ में, वो क्लियर हुआ। उसके बाद मैंने PCS मेंस की तैयारी और UPSC प्रीलिम्स 2025 के साथ में की थी। फिर मैंने 2025 का प्रीलिम्स दिया, वो भी क्लियर हुआ। 25 का प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मेरा UP PCS का मेंस और UPSC का मेंस दोनों शेड्यूल था।
तो जैसे ही मैं प्रीलिम्स दे के आई, 1 महीने में यूपी पीसीएस का मेंस था, मैंने उसकी तैयारी बहुत अच्छे से की, वो भी क्लियर हो गया है। अभी इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, बट अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी देने की। और उसके बाद 1.5 ही महीना बचा था, मेरा यूपीएससी का मेंस था। मेरी लाइफ का बहुत ही एग्जॉस्टिंग फेज़ था, क्योंकि 2 मेंस देना काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है। मैंने फिर भी अपना जब मैं यूपी का मेंस लिख के आई, दोबारा सिविल सर्विसेज के मेंस लिखने की तैयारी शुरू करी, और मैं ऑप्शनल अपना कर रही थी काफ़ी तेज़ी से। और जैसे ही एग्ज़ाम आया, यूपीएससी का मेंस आया, मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गई थी, मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जब एक मेंस के 2 दिन पहले मैं एकदम ही बेड पे लेट गई थी कि अब मेरे से नहीं होगा। और फिर हम डॉक्टर्स के पास गए थे, डॉक्टर्स ने ग्लूकोज लगाया था, ड्रिप्स लगाई थी, जिससे मेरी थोड़ी एनर्जी रिवाइव्ड हो। उसके बाद एसए का पेपर था जिस दिन, मेरे को थोड़ा डिजीनेस फील हुआ, थोड़ा चक्कर जैसा फील हुआ, तो मैंने तुरंत उस समय इलेक्ट्रॉल में साथ में लेके गई थी। इलेक्ट्रॉल लिया, कुछ पेन किलर मेडिसिन ली, और मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। फिर एसए के पेपर के आने के बाद अगेन ड्रिप्स चढ़ी थी। फिर नेक्स्ट डे फिर GS 1-2 दोनों था। तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये वाला मेंस तो अब नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ इट्स टू मच ऑन माई बॉडी। लेकिन अगेन मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे यहाँ पे, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे आपने पहले भी काफ़ी अच्छा मेंस में किया, यू कैन डू इट अगेन। तो मैंने फिर से थोड़ी हिम्मत रखी और मैंने दोबारा से मेंस दिया। GS 1 दिया, GS 2 दिया, और GS 3-4 वाले दिन तो और ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी 3 पेपर लिख लिए थे। फिर GS 4 देने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, अपनी तबीयत पर थोड़ा ध्यान दिया, और फिर ऑप्शनल का पेपर 5 दिन बाद था। तो जिस दिन ऑप्शनल का पेपर था, ऑप्शनल पेपर 1 सोशियोलॉजी, उस दिन मतलब पेपर 1 मुझे थोड़ा इजी लगा था, तो मैं और अच्छे से लिखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस चक्कर में मेरे को एंड में सिर्फ 5 ही मिनट बचे थे, और मुझे 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने थे। दैट वाज टू मच। लेकिन फिर वही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मेरा काम आया, और मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने उन दोनों क्वेश्चन को 5 मिनट में ही एड्रेस करने की कोशिश की, एंड लकीली मेरे स्कोर भी उसमें काफ़ी अच्छा आया, 157 आई स्कोर्ड। और फिर मैंने पेपर 2 दिया सोशियोलॉजी का, एंड दैट वाज हाउ माय मेन जर्नी एंडेड। मेन जर्नी कंप्लीटेड, एंड देन इंटरव्यू अगेन मेरा 7 दिन में ही आ गया इस बार दोबारा। जिस दिन शेड्यूल आया, अगेन आई क्राइड कि मेरे साथ ऐसा हर बार क्यों होता है कि मुझे समय ही नहीं मिलता इंटरव्यू की तैयारी का। फिर कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया दैट यू आर मोर मैच्योर नाउ, यू कैन डू इट, यू आर स्पीकिंग वेल। तो मैंने अगेन तैयारी की। 10 दिसंबर को आफ्टरनून सेशन में मेरा इंटरव्यू था, और अब मेरा रिजल्ट आया, एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 22, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। माई पेरेंट्स आर वेरी प्राउड, माई फ्रेंड्स आर वेरी प्राउड। तो सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही था कि मेरा पहला प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था 8 नंबर से, क्योंकि मैंने बेस्ट प्रीलिम्स दिया था, मुझे लग रहा था हो ही जाना चाहिए, बट वो नहीं हो पाया था उस समय। तो उसको कैसे ओवरकम किया मैंने ये सोचा कि इट्स ओके, मेरा पहला अटैम्प्ट था, क्या पता आगे जाके हो जाए। तो मैंने 2023 के प्रीलिम्स के लिए दोबारा से मैंने मेहनत की, तैयारी की, और मैंने वो जो पूरा 1 साल होता है नेक्स्ट प्रीलिम्स तक आने का, मैंने सोचा कि मैं मेंस को अपना अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि जब दोबारा प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट आई शुड गिव इंटरव्यू एंड इवन क्लियर इट। तो मैंने उस समय तो 1 साल पूरा मेंस पे ध्यान दिया, तो मैंने उस स्ट्रगल को इस तरीके से ओवरकम किया था। एंड अबाउट 2024 प्रीलिम्स जब वो क्लियर नहीं हुआ था, दैट वाज द लोएस्ट फेज़। उसमें मेरे को निकलने में काफ़ी समय लगा, तब मुझे काफ़ी डिप्रेसिंग लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, आई शुड गिव अप। एग्जैक्ट 1 साल पहले मेरे को अपनी लाइफ बहुत ख़राब लगती थी कि अब मैं इससे बाहर निकल ही नहीं सकती हूँ। यूपीएससी एक माया जाल लगता था कि अब इसमें फंस गए हैं, एंड आई डोंट हैव इनफ स्किल्स कि मैं दोबारा कॉर्पोरेट जॉब या कहीं पे जाऊँ। तो उस तरीके से वो लोएस्ट फेज़ था लाइफ का। कुछ टीचर्स ने हेल्प की मेरे को इवैल्यूएशन का काम दे, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने इवैल्यूएशन का काम किया। और कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ हमेशा रहे, और मैंने अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दिया, क्योंकि काफ़ी ख़राब रहती थी मेरी तैयारी के दौरान हेल्थ। तो इस तरीके से मैंने अपने लोएस्ट फेज़ को ओवरकम किया, कुछ फ्रेंड्स और कुछ पेरेंट्स की मदद से। और बाकी मैंने इवैल्यूएशन का काम करके थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस लेके मैं थोड़ा मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी करी, और उसके बाद बैक टू बैक पॉजिटिव फेजेस आते रहे। तो मैं इस चीज़ से ये बताना चाहती हूँ, जब आपका लोएस्ट फेज़ आता है लाइफ का, तो आप कम बैक कर सकते हैं। आपको डाउन नहीं होना है उस फेज़ में कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। अगर आप मेरी बात करें तो आज आई एम ऑल इंडिया रैंक 22 इन यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, बट आई वाज आल्सो वेरी डिप्रेस्ड एंड एट द लोएस्ट फेज़ ऑफ माय लाइफ, जब मुझे लग रहा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है एंड नथिंग कैन बी डन नाउ। तो आप मेरी जर्नी से ये सीख सकते हैं कि जब आपकी लाइफ के लोएस्ट फेजेस हिट होते हैं, तब आपको गॉड को याद करना है, अपने पेरेंट्स को याद करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, उनसे सपोर्ट लेना है। बिल्कुल भी शर्माना नहीं है कोई भी, इवन मेंटल हेल्थ के सपोर्ट के लिए मैंने बिल्कुल भी शाय फील नहीं किया, एंड आई वाज वेरी ओपन अबाउट इट कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये फेज़ अपनी लाइफ का। बट मैंने थोड़ा सा पेशेंस रखा और बोला इट्स ओके, अगर अच्छा फेज़ था तो बुरा फेज़ भी आएगा।
तो अगेन उस बुरे फेज़ से अच्छा फेज़ दोबारा आया और आप ये चीज़ मेरी जर्नी से सीख सकते हैं। तो मैं ORN और करोल बाग की कहानी भी बताना चाहूँगी कि यहाँ पे काफ़ी बिकॉज ऑफ नॉट वेरी हाइजीनिक एंड गुड हेल्दी फूड मेरी हेल्थ के इश्यूज़ हमेशा रहते थे। कभी स्टमक अपसेट हो रहा है, कभी फीवर आ रहा है एंड कभी डेंगू, कभी ये सब चीज़ों की वजह से मैं काफ़ी बार हॉस्पिटलाइज और मेडिसिन लेनी पड़ती थी। तो अगर शायद मैं घर पे होती तो ये ना होता, बट यहाँ पे थोड़ा माहौल मिलता था पढ़ाई का, थोड़ा मोटिवेशन मिलता था। घर पे ड्यू टू फ्रीक्वेंट इनकमिंग ऑफ रिलेटिव्स एंड एवरीथिंग मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी। ऑल्दो ये डिस्टिंग्विश नहीं करना चाहिए हमें कि यहाँ पे रह के ही पढ़ाई हो सकती है। जिनको घर पे पढ़ाई सूट होती है वो वहाँ पे करे, जिनको बाहर सूट होती है वो वहाँ पे करे। देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट लिमिट कि आपको यहाँ पे पढ़ाई करनी है। बट द पॉइंट इज़ कि मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसे टाइम्स में आपको थोड़ी पेशेंस रखनी है और अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स का सपोर्ट लेना है। मेरा स्ट्रगल काफ़ी लंबा था, 4-5 साल लग गए मुझे यहाँ पहुँचने में। पर उस समय काफ़ी टॉन्ट्स भी मिलते थे कुछ रिलेटिव्स के कि पता नहीं क्या ही कर रही है, इतने साल हो गए दिल्ली में, पेरेंट्स का पैसा वेस्ट कर रही है एंड इतना समय नहीं देना चाहिए इतने UPSC जर्नी को कि आगे पता नहीं कुछ हो भी पाएगा या नहीं। क्योंकि मैंने बताया नहीं था, मैंने एक बार इंटरव्यू दिया है या मेरे प्री मेंस क्लियर हो रहे हैं। इवन इस बार भी मैंने अपने माँ बाप और अपने भाई बहन और 2 दोस्त के अलावा किसी को नहीं बताया था कि मैंने इस बार इंटरव्यू दिया है। तो उनको लगता था मेरा कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है और मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं एकदम फ्लंक कर रही हूँ इस जर्नी में। तो मैंने किसी को एक्सप्लेनेशन देना ठीक नहीं समझा एंड आई वॉज ऑल राइट अबाउट देयर ओपिनियन बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में थे। तो उन टॉन्ट्स से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा एंड मेरी जर्नी एक अच्छे नोट पे एंड हुई और वो सारे स्ट्रगल्स को अच्छे तरीके से मटीरियलाइज़ किया गया। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी दैट आई वॉज गुड एट स्टडीज़ ऑलवेज। 10th क्लास में मेरे 10 CGPA आया था एंड 12th में आई स्कोर 95%। कॉलेज में मेरा 8.5 CGPA था इन टोटल। लेकिन जब UPSC क्लियर नहीं हो रहा था तो बिकॉज ऑफ गुड एकेडमिक जर्नी मुझे और ज़्यादा लो हिट हो रहा था कि आई वॉज परफॉर्मिंग वेल ऑलवेज 10th 12th एंड देन कॉलेज एंड इवन मास्टर्स। और अब मुझसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मुझे तब समझ आया कि इट्स नॉट लाइक कि आप हमेशा जब टॉपर होते हो आप सिविल सर्विसेज में भी टॉप करें। ऐसा हो सकता है आपको यहाँ काफ़ी समय लग जाए क्योंकि ये एग्ज़ाम ही ऐसा है जहाँ पे 99% के रेशियो से लोग बाहर होते हैं डिफरेंट स्टेजेस में और काफ़ी कम ऐसे लोग हैं एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी अगेन, इट वाज गॉड्स ग्रेस एंड माय पेरेंट्स ब्लेसिंग्स एंड द कॉन्फिडेंस विच माय फ्रेंड्स गेव मी कि जिससे मैं ये एग्ज़ाम निकाल पाई। बिल्कुल मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप काफ़ी समय तक अनएम्प्लॉयड होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और लो हो जाता है। यू फील शाय टेकिंग मनी फ्रॉम होम। आपको ऐसा लगता है आपकी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है कि आप अभी भी 25 साल के हो गए हो, आप घर से पैसा ले रहे हो। तो उस समय मेरे को ये लगता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस काफ़ी ज़रूरी है। व्हेन आई वाज अर्निंग थ्रू इवैल्यूएशन वर्क, एक लेवल अप पे एक सर है निशात सर, उन्होंने मुझे व्हेन अदर कोचिंग्स वर डिनाइंग मी कि आपने एक ही मेंस लिखा है, आप इवैल्यूएशन नहीं कर सकते हो, तो ही वॉज द वन हु आइडेंटिफाइड दैट यू कैन डू गुड इवैल्यूएशन बिकॉज यू स्कोर टू गुड इन मेंस। तो मैंने वहाँ पे इवैल्यूएशन किया और थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस समय काफ़ी अच्छा लगा। बट इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इवैल्यूएशन के वर्क में या फिर इधर कुछ काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो लेकिन मैंने उन दोनों का बैलेंस बनाए रखा। मैंने 2 से 3 महीना ही इवैल्यूएशन किया था, उसके अलावा मैंने साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू की थी, मैंने ज़ीरो नहीं कर दी थी। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे कुछ दोस्त थे, ऐसा मैं नाम अगर ले सकती हूँ तो उनका नाम समृति है। शी वॉज़ माई रूममेट, शी वॉज़ माई बेस्ट, शी इज़ माई रूममेट, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और उन्होंने काफ़ी साथ दिया। जब ये ड्रिप्स वाली जो कहानी है वही मेरे साथ जाते थे, तो उन्होंने मेरा लोएस्ट देखा है और अभी हाईएस्ट भी देखा है लाइफ का। तो ऐसे दोस्त को अपने साथ रखें जो आपके हर लो और हाई में साथ रहते हैं, जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट भी करते हैं बट आपको ग्राउंडेड भी रखते हैं एट द सेम टाइम। एंड आई विल लाइक टू ऐड दैट UPSC एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे आप बहुत ही अनसर्टेनिटी से डील करते हैं। यू आर नेवर श्योर कि आपका ये स्टेज क्रैक होगा ही होगा। जैसे मैंने पहला प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत से दिया था बट फिर भी नहीं हुआ, और उसके बाद मेरा तीसरा प्रीलिम्स बहुत ही बैडली फ्लंक हुआ, जो जबकि मैं अभी इंटरव्यू दे के हटी थी। तो UPSC एक अनसर्टेनिटी का गेम है जहाँ पे आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि आपका ये स्टेज होगा ही होगा। तो ऐसी अनसर्टेनिटी को डील करने के लिए आप पेशेंस रखें
और आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करें, दैट इट्स ओके। जैसे अभी का मेरा रिज़ल्ट आने वाला था सिविल सर्विसेज 2025 का फाइनल रिज़ल्ट, तो मैंने अपने आप को ये नहीं बोला था कि मेरा एग्ज़ाम निकलना ही चाहिए। आई वॉज लाइक इट्स ओके, इफ़ इट हैपन्स तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं होगा तो इट्स फाइन, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार फेल हो चुकी थी फाइनल रिज़ल्ट पे। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट कि अगर लिस्ट में नाम नहीं भी आया तो आई विल बी फाइन, आई विल मेंटेन माई सेल्फ। और एक और जो रोल है वो मेरे पेरेंट्स का है। मेरे फादर जो है उन्होंने कभी नहीं बोला कि आपका सिविल सर्विसेज निकलना ही चाहिए। मैं यहाँ काफ़ी बच्चों को देखती हूँ जिनके पेरेंट्स उन्हें थोड़ा प्रेशराइज़ करते हैं दैट यू शुड क्लियर सिविल सर्विसेज इन फर्स्ट अटैम्प्ट, हमें लोगों को दिखाना है, हमें ज़्यादा प्राउड फील कराना है सोसाइटी में अपने आप को। तो मेरे पेरेंट्स कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आपका सिविल सर्विसेज निकलना चाहिए, पहले अटैम्प्ट में ही निकलना चाहिए। मेरे फादर हमेशा बोलते थे आपके पास 6 अटैम्प्ट है, आप जब तक देना चाहे दीजिए, और नहीं भी होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है आपने मेहनत पूरी की है। तो वो जो लाइन्स थी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी कि इट्स ओके, अगर नहीं भी निकला तो इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लीजिए कि ये एग्ज़ाम निकलना ही निकलना चाहिए। इट्स ओके, आप इसमें आए, आपने जर्नी की, आप बस अपने इंटेंट और अपनी मेहनत पूरी रखिए एंड इट्स ओके अगर नहीं होता है। तो जब भी मैं किसी भी एग्ज़ाम को देने जाती थी, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, कोई भी स्टेज हो, तो मैं अपनी डायरी में, अपनी लाइब्रेरी में एक नोट लिख के जाती थी दैट गीतिका यू हैव डन द बेस्ट, इसके अलावा तुम नहीं कर सकती थी कुछ भी। अब वो उस दिन की बात है, तुम्हारी किस्मत की बात है, अगर वो अभी भी क्लियर नहीं होते तो इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। तो मैं नॉर्मलाइज़ करती थी फेलियर को, जिससे मेरा थोड़ा प्रेशर रिलीज़ होता था और मैं ठीक परफॉर्म कर पाई। ऑल्सो जब हेल्थ के इश्यूज चल रहे थे इस बार मेंस देते हुए, तो डेफिनेटली मुझे भी फील हो रहा था यार मैंने इतने अच्छे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और मैं रिवाइज़ भी नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो उस समय मुझे कुछ दोस्तों ने ऐसा समझाया कि गीतिका अभी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिवाइज से ज़्यादा, दैट तुम इस कंडीशन में होनी चाहिए कि तुम लिख सको। तो वो भी एक फैक्टर था जिसको मेरे दिमाग में आया कि येस एटलीस्ट मैं राइटिंग एबिलिटी में हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा पूरा साल है, मैं इतने सालों से पढ़ रही हूँ। अगर मैं ठीक हेल्थ में होंगी तो मैं लिख पाऊँगी अगले दिन जाके। तो जितना भी हो पाता था मैं थोड़ा रिवाइज़ करती थी। मेंटल हेल्थ तो ठीक नहीं रहती थी क्योंकि लगता था कि सब पढ़ रहे हैं और सब इतना रिवाइज़ कर रहे हैं, मैं शायद रिकॉल ना कर पाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने जो मैंने लास्ट डे के लिए रखे थे, लेकिन लाइब्रेरी में बैठा ही नहीं जा रहा था क्योंकि एग्जॉशन इतना हो गया था। बट जितना भी होता था मैं थोड़ा रिवाइज़ करती थी रूम में ही या फिर एग्ज़ाम से थोड़ी देर पहले, और उन दोस्तों की बात याद आती थी कि अभी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉल हो जाएगा अगर आपने इतने सालों से पढ़ रखा है तो उस बात को याद करते हुए मैं कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम देती थी। डर हाँ लगता था उस समय भी कि मैं शायद थोड़ा पीछे रह रही हूँ और मेरे से ज़्यादा रिवाइज़ कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम टाइम पे भी 4-4 5-5 घंटे निकाल रहे हैं 2 पेपर देने के बाद भी, और मैं शायद 2 घंटे भी नहीं दे पा रही हूँ। तो बट वही कुछ दोस्तों ने हेल्प की और मैंने उनकी बात को ध्यान रखा और मैंने एग्ज़ाम कॉन्फिडेंटली दिया। तो क्योंकि मेरे स्टार्टिंग से थोड़ा हेल्थ का इशू चलता था तो मैं हमेशा रेडी रहती थी कि एंड में ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी और मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। आई वॉज गुड एट हेल्थ, तो उस समय पे ही मैं अपना सारा आंसर राइटिंग, सारे नोट्स रेडी करके रखती थी, सब कुछ रिवाइज़ करके रखती थी। एग्ज़ाम के 10 दिन पहले मैं टेस्ट लिखना छोड़ देती थी और उसी में मैंने अपने सारे एस्से और जो भी जीएस और ऑप्शन के आंसर राइटिंग है उसको कंप्लीट कर लिया होता था। और जब एग्ज़ाम आता था मैं रिवीजन पे ध्यान देती थी कि अब मैंने जितना लिखना था लिख लिया, अब मैं सिर्फ जो शॉर्ट नोट्स बने हैं उन्हें रिवाइज़ करूँगी। और मैंने टेस्ट मल्टीपल बार दिए होते थे तो मेरे को ज़्यादा रिटेन रहती थी चीज़ें, क्योंकि मैंने हर जो अपने नोट्स हैं उनको काफ़ी बार लिखा है कुछ ना कुछ तरीके से, इधर थ्रू PYQ और थ्रू सम टेस्ट सीरीज़ और सम फुल इन टेस्ट। तो मेरे को रिटेन रहता था और शॉर्ट नोट से काफ़ी जल्दी रिवाइज़ होता था। तो यही ध्यान रखना है कि आपके फेज़ का लोएस्ट कभी भी आ सकता है, एग्ज़ाम के बीच भी आ सकता है, तो आप पहले से ही अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि जब एग्ज़ाम आए तब आप अच्छे से लिख पाएँ। जब मैं ये बताना चाहूँगी, जब मेरा एग्ज़ाम कंटिन्यूसली नहीं निकल रहा था, 3rd अटैम्प्ट आ गया था और प्रीलिम्स नहीं निकला था दोबारा, तब मुझे लगता था कि अब काफ़ी समय हो गया है, आई शुड हैव अ प्लान बी। लेकिन मैंने सोचा एक बार और दे के देखते हैं। दिस वाज माय 4th अटैम्प्ट और मैंने अभी नेक्स्ट प्रीलिम्स का फॉर्म नहीं भरा था जब आया था फॉर्म, क्योंकि मैंने सोचा था दैट्स इट, मैं इसके आगे जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी एंड मैंने शायद अपना बेस्ट दे दिया। अगर इस बार शायद सिविल सर्विसेज नहीं हो पाता तो मैं आगे एग्ज़ाम नहीं देती, मे बी इस साल तो बिल्कुल भी ना देती, मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए था। और प्लान बी का ऐसा है कि क्योंकि मैंने पिछला इंटरव्यू दिया था 2023 का, तो प्रतिभा सेतु के थ्रू मेरा डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हुआ था, अभी 1.5-2 महीने ही हुए हैं उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुए, तो वो मेरा प्लान बी बन गया था। लेकिन हाँ, उसको मिलने से पहले आई वॉज श्योर कि मुझे एक जॉब चाहिए, क्योंकि मुझे UPSC ही आता था, क्योंकि मैंने 3-4-5 साल से यही किया है। तो मैं कुछ कोचिंग इंडस्ट्री में मेंटोर की जॉब ढूंढ रही थी, बट लकीली मुझे प्रतिभा सेतु के माध्यम से एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल 10 जॉब ऑफ़र हुई
और वही मेरा प्लान बी बन गया था। तो मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगी दैट प्लान बी इम्पॉर्टेंट है। वो आपके मेंटल हेल्थ को ठीक रखता है, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करता है। अगर आपको सिविल सर्विसेज जर्नी में कुछ अटेम्प्ट्स हो गए हैं और यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो यू शुड हैव अ सैनिटी कि इट्स ओके, हम कुछ और भी कर सकते हैं एंड लाइफ गोज़ ऑन। आप पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, देयर आर प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस टू अर्न मनी इन अ बेटर मैनर, और आप अच्छा कर सकते हैं लाइफ में और माध्यम से भी। ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में आए तो ये क्लियर होना ही होना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ लक, इट्स अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क एंड मेनी अदर थिंग्स कि एग्ज़ाम क्रैक होता है या नहीं होता है। तो आप एक प्लान भी रखिए। अगर आपके कुछ अटेम्प्ट्स हो गए हैं, आपने शिद्दत से वो सारे अटेम्प्ट्स दे दिए एंड नाउ यू फील कि मुझे कुछ और करना चाहिए, लाइफ में ग्रो करना चाहिए, तो प्लान भी आप रख सकते हैं। जो गलतियाँ मैंने पिछले अपने 4 साल की जर्नी में की है, पहला तो ये था, जैसे मेरा मेंस एग्ज़ाम जब हो जाता था तो जो उसके बाद जो 2 महीने होते हैं मैं उसमें पढ़ाई नहीं करती थी, और फिर जब इंटरव्यू मेंस का रिज़ल्ट आता था और इंटरव्यू की डेट आती थी, सिर्फ 7 दिन ही होते थे, तो मैं उसको लक पे कोसती थी कि अब तो 7 ही दिन है। बट मैं पिछले 2-2.5 महीने जो मैं फ्री थी उसको देखती ही नहीं थी। तो उस समय भी हमें थोड़ी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। आई नो मुश्किल होता है, मेंस आप दे के हटे हैं और काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो जाता है और आपको लगता है ब्रेक चाहिए, तो यू शुड टेक अ गुड ब्रेक ऑफ 15-20 डेज़ और आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि इस साइकिल का कोई भरोसा नहीं है। एंड सेकंड गलती, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू था और वो क्लियर नहीं हो पाया था और थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स था, तो मेरे में करेज नहीं आया कि मैं उस साल का प्रीलिम्स स्किप कर दूं और मैं थोड़ा रेस्ट लूं। मुझे लग रहा था कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, मैं दोबारा प्रीलिम्स मेंस दे दूं और मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए। तो आई वॉज नॉट करेजियस इनफ टू स्किप 2024 प्रीलिम्स एंड आई फ्लंक्ड वेरी बैडली। आई स्कोर्ड वेरी बैड मार्क्स कि उसके मेरे डबल मार्क्स आए हैं अब की बार 2025 के प्रीलिम्स में, बिकॉज ऑफ द माइंड सेट इशू। 24 के प्रीलिम्स में माइंड सेट अच्छा नहीं था एंड 25 में इट वॉज टू गुड, तो एकदम स्कोर डबल हो गया बिकॉज ऑफ माइंड सेट। और गलती जो मैंने अपनी जर्नी में की है वो है कि मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। मैंने फॉर ग्रांटेड लिया। मैंने सोचा कि फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ अब ये ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड डू सम एक्सरसाइज, सम रनिंग, सम वॉक, ताकि आपको फ़िज़िकली भी अच्छा लगे और मेंटली भी अच्छा लगे। आप मेंटल हेल्थ भी प्रोफेशनली सीख कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट फीलिंग फाइन इन द जर्नी, एंड इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। उस चीज़ को नॉर्मलाइज मैंने शायद उस समय नहीं किया था, बट ये काफ़ी ज़रूरी है। ऑन द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ जो मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इंक्लूडिंग एक तो मैंने बिल्कुल भी फिज़िकली एक्टिविटी जो रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग सब कुछ होता है वो छोड़ दिया था। एंड आई वॉज स्टडिंग लाइक अ काउच, अपने टेबल पे बैठ के कि बस पढ़ रही हूँ और कोई ध्यान नहीं है कि एक फ़िज़िकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। सेकंड, खाने पीने पे कोई ध्यान नहीं, जो जंक मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर का खा लिया, बाहर खाने चले गए, ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो भी बाहर खाने चले गए। तो उस चीज़ का अकाउंट कभी रखा ही नहीं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। मेरे फादर हमेशा बोलते थे दैट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एग्ज़ाम वगैरह तो होता रहेगा, बट मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और मुझे लगता है वो काफ़ी बड़ी गलती थी जिसको मैं अभी सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो माइंड अच्छा रहेगा और माइंड अच्छा रहेगा तो आप अच्छा पढ़ पाएंगे। तो हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड कैन डू एनीथिंग। तो आप हेल्थ का ध्यान रखें, जो कि मैंने नहीं रखा था आउटसाइड फूड खा के, एक्सरसाइज ना करके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेट गेन भी एक इशू है इस जर्नी में, क्योंकि आप पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं तो आप वेट पे ध्यान नहीं देते हैं। काफ़ी बच्चों का करोल बाग ORN आके वेट इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ऐसा लगता है अभी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर आप प्री क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर कर लेते हैं, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट आ जाता है। तो आपको एक अच्छी शेप, अच्छी बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी उससे झलकती है। तो जब आप मेंस लिख लेते हैं, प्रीलिम्स दे देते हैं, तो साथ साथ ही आप थोड़ा वक्त निकालें जिस पे आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपना वेट पे ध्यान दें, एक अच्छी बॉडी रखें अपनी, एक अच्छा माइंड, साउंड माइंड के साथ आप रहे, तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट भी अच्छा होगा। जो बच्चे ओल्ड राजेंद्र नगर या करोल बाग में तैयारी करने के लिए आना चाहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है आपको यहाँ पे आके तैयारी करनी है। किसी भी फोमो के चक्कर में यहाँ ना आए। अगर आपकी पढ़ाई घर पे बहुत अच्छे से हो रही है, आपके घर में पढ़ाई का माहौल है, वहाँ पे कोई लाइब्रेरी है, तो डेफ़िनेटली वहीं पे ज्वाइन करें, वहीं पे पढ़ाई करें। घर से अच्छा माहौल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि मेरी पढ़ाई घर पे अच्छी नहीं हो पाती है, मुझे यहाँ दिल्ली आना चाहिए या किसी भी जगह जाना चाहिए जहाँ पे पढ़ाई का एक माहौल हो, आप आइए। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखें यहाँ पे, अननेसेसरी बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स का पार्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। किसी भी फोमो के चक्कर में यहाँ पे काफ़ी लोग चाय पे चर्चा करते हैं, जहाँ पे काफ़ी समय बीत जाता है। तो आई वॉज नेवर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। मेरे सिर्फ 1 या 2 दोस्त बने हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो अभी तक हैं, मेरे लो फेज़ में, हाई फेज़ में थे। तो कुछ 1-2 दोस्त बनाइए जो आपके साथ इस जर्नी में साथ रहें।
तो बड़े ग्रुप्स का पार्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उससे टाइम थोड़ा वेस्ट होता है क्योंकि आपको वहाँ वक्त ज़्यादा देना पड़ता है। सेकंड, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, इफ़ पॉसिबल अपना कुक रखें अपने फ्लैट पे, रूम पे, या खुद से खाना बनाएं जो ज़्यादा हाइजीनिक और पौष्टिक भी होता है, न्यूट्रिशियस होता है। तो खाने का ध्यान रखें क्योंकि बाहर आपको अच्छा प्रोटीन बेस्ड फूड नहीं मिल पाता है। तो यही 2 चीज़ें हैं जो ORN या करोल बाग लोग आना चाह रहे हैं उनके मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे ये इशू तो है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है ORN करोल बाग एरिया, थोड़ा फाइनेंशियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है यहाँ आने पे, अराउंड 20,000 प्लस कॉस्ट चली जाती है एक अच्छे एरिया में रहने की यहाँ पे। मोरओवर यहाँ पे लाइब्रेरी का कल्चर है एक, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट कल्चर, बट मुझे वो कल्चर सूट करता था क्योंकि रूम में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, छोटे रूम्स होते हैं यहाँ पे और आपको रूम में डिप्रेसिंग भी लगता है। तो मैंने अपना फिक्स रूटीन बना रखा था दैट एट 6 आई विल वेक अप एंड बाय 7 आई विल बी इन लाइब्रेरी। एंड मैंने एक मेरा मोटिवेशन होता था, आई विल बी द फर्स्ट टू कम एंड आई विल बी द लास्ट टू गो। तो ये एक मोटिवेशन के चक्कर में मैं लाइब्रेरी डेली सुबह जाती थी और रात को आती थी। बीच में काफ़ी ब्रेक्स होते थे कि सुबह 3 घंटे पढ़ के देन आई विल टेक अ टी ब्रेक। टी ब्रेक में भी ऐसा नहीं होता था मैं बहुत सारे लोगों को साथ लेके जा रही हूँ कि चलो चाय पीने चलता है, आई विल गो, आई विल हैव अ टी एंड आई विल कम बैक टू लाइब्रेरी। तो ऐसा मेरा शॉर्ट ब्रेक रहता था 10 या 15 मिनट का। और लाइब्रेरी कल्चर का ये है कि आप किसी फोमो में ना जाएं, आप जाएं और देखें आपको सूट कर रहा है। इफ़ यू आर लाइकिंग द प्रेजेंस अपनी वहाँ पे और आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, देन यू कैन जॉइन द लाइब्रेरी। नाउ वी विल समराइज़ कि मेरी की लर्निंग्स और मेरी क्या जर्नी रही है। तो इन टोटल मेरे 4 अटैम्प्ट रहे हैं। पहले और तीसरे में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरे और चौथे अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया। दूसरे अटैम्प्ट में मेरा 12 नंबर से UPSC में रह गया था और 5 नंबर से रिजर्व लिस्ट में रह गया था। और इस साल आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस गुड रैंक और मेरी ऑल इंडिया रैंक 22 आई UPSC CSE एग्जामिनेशन में। और की लर्निंग्स यही हैं, आप अपने खाने का ध्यान रखें, आप जंक फूड ना खाएं, आप एक जिम या फिर कोई वॉकिंग रनिंग फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज हों, आप अपने पेरेंट्स से रेगुलरली बात कीजिए। और मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी बच्चों पे कभी प्रेशर मत दीजिए और उनका हमेशा सपोर्ट कीजिए। मेरे फादर ने कभी भी मुझे नहीं बोला कि एग्ज़ाम निकलना ही चाहिए तभी हम तुमसे अच्छे से बात करेंगे। ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही वॉज़ ऑल राइट अगर मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होता। तो पेरेंट्स सपोर्टिंग होने चाहिए और फ्रेंड्स अपने 1-2 रखिए जिनको आप सब कुछ शेयर कर पाएँ। And I will lastly say that it's okay if you are not able to clear the exam. I was also in that situation. मुझे भी नहीं लग रहा था मैं कभी ये कर पाऊँगी। और आप परसिस्टेंस मेंटेन करिए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और एक अच्छे माइंडसेट से अटेम्प्ट दीजिए। थैंक यू।